जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 19 मॉडर्न फिज़िक्स का आज हमने लेक्चर नंबर इसका 9 कर रहे हैं उस तरतीब के हिसाब से। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट सब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, और ये आखिरी टॉपिक है सब्जेक्टिव के लिहाज से। इसके बाद चंद एक छोटे छोटे टॉपिक हैं डेफिनेशन के लिहाज से या शॉर्ट के लिहाज से। तो इसको करें तो यूँ समझें कि चैप्टर नंबर 19 ख़त्म हो जाता है इस टॉपिक के बाद। बच्चों इस टॉपिक के दो नाम हैं। ये पेपर में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी पेपर में पूछा जाता है, और इसका दूसरा नाम होता है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डी ब्रोए हाइपोथेसिस। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि डी ब्रोए ये कहता है, इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि डी ब्रोए ये कहता है दुनिया में जितने भी मटीरियल पार्टिकल होते हैं ना, जैसे ये मार्कर मटीरियल है, कुर्सी मटीरियल है, कोई भी मैस वाली चीज़ होती है वो डुअल नेचर रखती है। वो पार्टिकल तो है, दुनिया का हर मटेरियल पार्टिकल तो होता है, उसके साथ साथ उसमें एक और बिहेवियर पाया जाता है। वो बिहेवियर होता है वेव वाला बिहेवियर, इसे कहते हैं मैटर वेव्स। दुनिया के सारे मटेरियल पार्टिकल जब भी चलते हैं तो वो वेव की तरह चलते हैं। मार्कर को मैं यहाँ से फेंकूंगा, ये चलेगा तो ये वेव की तरह चलेगा। इसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, इसके साथ एक वेव्स मुंसलिक होती है, इसकी एक वेव नेचर होती है। ठीक है, तो डी ब्रोए का ये हाइपोथेसिस था, उसका मफरूज़ा था, एक्सपेरिमेंट उसने नहीं किए। उसने कहा कायनात में सिमेट्री है, अगर लाइट डुअल नेचर रख सकती है, वेव होने के साथ साथ पार्टिकल रख सकती है, तो दुनिया के सारे मटेरियल पार्टिकल भी डुअल नेचर रखते हैं। वो मटेरियल पार्टिकल तो होते हैं, उसके साथ साथ उनमें एक और बिहेवियर पाया जाता है, उस बिहेवियर को हम कहते हैं वेव बिहेवियर। ठीक, तो बच्चों दो तरह से ये टॉपिक आता है। एक डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के नाम से आता है पेपर में, यहाँ इसका दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका, ऑफ डी ब्रोए हाइपोथेसिस। डेविसन जर्मर ये दो साइंटिस्ट थे, और इसके साथ एक और भी है। सेम एक्सपेरिमेंट एक और बंदे ने भी किया था, जीपी थॉमसन, जे थॉमसन का बेटा था जीपी थॉमसन, उसने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन ज़्यादा कन्विंसिंग एक्सपेरिमेंट इनका था, इन्हीं को ज़्यादा पढ़ाया जाता है। जीपी थॉमसन का हम एक्सपेरिमेंट इतना पढ़ते नहीं है हमारे सिलेबस में, डेविसन जर्मर, लेकिन एक्सपेरिमेंट सेम था। दोनों ने ये प्रूव किया है कि इलेक्ट्रॉन एक मैस है, उसका मैस होता है मटीरियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक मटीरियल पार्टिकल है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को साबित किया। बच्चों दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है, उसका मैस होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -31। डेविसन जर्मर ने और जेपी थॉमसन ने, इन्होंने ये प्रूव किया, ये दुनिया को करके दिखाया कि डी ब्रोए सही कहता है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन की नेचर वेव भी होती है, पार्टिकल तो है, मटेरियल तो है, उसके साथ साथ उसमें एक और बिहेवियर पाया जाता है। वो कौन सा बिहेवियर है, वेव वाला बिहेवियर। ठीक, तो बच्चों हम कहते हैं पहला कन्विंसिंग एविडेंस, ऐसा सबूत, एविडेंस मतलब सबूत, ऐसा सबूत जिसे दुनिया कन्विंस हो गई कि वाकई इलेक्ट्रॉन वेव है। ये पहला एक्सपेरिमेंट डेविसन जर्मर का था। ठीक है, तो डेविसन जर्मर को हम कहते हैं इट इज़ द फर्स्ट कन्विंसिंग एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के लिए पहला सबूत था जिसने ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। चलो मैं इसके ना ये एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आपको ज़रा कुछ चीज़ें बता दूं, थोड़ी तमहीद बांध देता हूँ, ज़रा बेसिक कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। बच्चों जब हम कहते हैं ना ये चीज़ वेव है, वेव के लफ्ज़ के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ जुड़ी होती हैं। इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो वेव्स का आपस में मिलके बड़ा हो जाना, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, दो वेव्स का कैंसिल आउट हो जाना, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइट का आना, वेव का आना, किसी कॉर्नर से मुड़ जाना, जिसे डाइफ्रैक्शन कहते हैं, ये सारे बिहेवियर वेव के होते हैं। वेव के लफ्ज़ के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ मुंसलिक होती हैं जो सिर्फ वेव कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? आंसर है इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ये वेव की खालिसतन प्रॉपर्टी है, ये वेव करती है। वेव कर सकती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव कर सकती है ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, वेव मैक्सिमा बना सकती है, मिनिमा बना सकती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ऐसा नहीं होता दो पार्टिकल आए कैंसिल होके ख़त्म हो जाए, वेव कर सकती है। दो पार्टिकल हों ऐड होके बड़े हो जाएं, ये वेव की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की नहीं है। तो अगर दुनिया में कहीं इंटरफेरेंस हो, कहीं मैक्सिमा मिनिमा बने, कहीं ब्राइट डार्क फ्रिंज बने, तो हम कहेंगे वो चीज़ वेव है। तो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये प्योर फिनोमेने ऐसे हैं जो वेव कर सकती है। डेविसन जर्मर ने इलेक्ट्रॉन से डाइफ्रैक्शन करवाई, इलेक्ट्रॉन से इंटरफेरेंस करवाई, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्सरे डाइफ्रैक्शन करती है। हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था पिछले साल, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, ब्रैग्स इक्वेशन, मशहूर इक्वेशन है, 2d sin θ = m λ।
एक्सरे, तो जिस तरह से एक्सरे डाइफ्रैक्शन करती है हू बहू वैसी डाइफ्रैक्शन, वैसी इंटरफेरेंस, वैसी ब्राइट डार्क फ्रिंजेस इन्होंने इलेक्ट्रॉन से बना के दिखाई। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन वाकई वेव है। इलेक्ट्रॉन की सारी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक वेव में पाई जाती हैं। चलिए हम इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट टंक्शन से बना होता है। इसका काम होता है गर्म करना बस। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा बच्चों, ये पीछे एक छोटी सी बैटरी के साथ जुड़ा होता है। जब इस फिलामेंट में से करंट फ्लो होता है तो करंट से हीट बनती है, करंट से हीटिंग इफेक्ट होता है। इस फिलामेंट के ऊपर ना, इस फिलामेंट के ऊपर हमने कोटिंग की होती है, ऐसे पेंट किया होता है। पेंट किसका? आंसर है हम पेंट करते हैं इस पर बेरियम ऑक्साइड का। बेरियम ऑक्साइड इसका पेंट। तो बेरियम ऑक्साइड का पेंट क्यों करते हैं? तो आंसर है बेरियम ऑक्साइड जो होता है ना, इसका वर्क फंक्शन कम होता है। और वर्क फंक्शन जानते हो ना, अभी रिसेंट पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि वो कम से कम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलता है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। तो अगर किसी का वर्क फंक्शन कम है तो इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल आएंगे। बस हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने इसके ऊपर पेंट कर देते हैं बेरियम ऑक्साइड का। बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन ज़रा कम होता है, थोड़ी सी हीट मिलती है, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, इलेक्ट्रॉन ऐसे बुलेट की तरह, जैसे क्रैशनकोव से गोलियां बाहर निकलती हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू हो जाए। ठीक, हमने सामने रखा एक निकल का क्रिस्टल। हमने सामने एक निकल का क्रिस्टल रखा। अब निकल के क्रिस्टल में क्या होता है? तो आंसर है निकल के क्रिस्टल में एक्सरे जो डाइफ्रैक्शन हुई थी ना, वो एक्सरे डाइफ्रैक्शन भी निकल क्रिस्टल में ही हुई थी। इन्होंने सामने निकल का क्रिस्टल रखा, वही एक्सरे वाला। इसके एटम्स के दरमियान एक एटम की लेयर है, नीचे दूसरे एटम की लेयर है, सेंटर में कुछ स्पेसिंग होती है, एक स्लिट बन जाती है, स्लिट। तो इलेक्ट्रॉन की बीम आई, इस निकल से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई। यहाँ पर हमने एक सर्कुलर स्केल लगाया था, उसके साथ हमने डिटेक्टर लगा हुआ है, जो वो डिटेक्टर मूव कर सकता है। दिस इज डिटेक्टर। ये एक डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने वाला। ये होता पता क्या है? ये एक मेटल प्लेट होती है, इसके साथ जुड़ा होता है गलवानोमीटर। गलवानोमीटर का काम क्या होता है? गलवानोमीटर का काम है कि इसने करंट जब आए ना, करंट हो तो ये डिफ्लेक्शन देता है। जब करंट होता है तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। तो करंट से बच्चों जिस वक्त हम यहाँ पर बच्चों ये करेंगे, इलेक्ट्रॉन की बीम जब आती है, निकल से टकराती है, टकराने के बाद ये सामने एक सर्कुलर स्केल लगा होता है। उस सर्कुलर स्केल के ऊपर बच्चों डिटेक्टर मूव कर सकता है, ऐसे घूम सकता है। सर्कुलर स्केल के ऊपर डिटेक्टर घूम सकता है, मूव कर सकता है। ये इधर से ऐसे जैसे मर्जी चला सकते हो, जैसे स्टीयरिंग नहीं घूमता, ऐसे ये सारा डिटेक्टर घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन की बीम आई फिलामेंट से, वो इलेक्ट्रॉन की बीम निकल से टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई। सामने डिटेक्टर था, एक मेटल प्लेट थी, पीछे गलवानोमीटर लगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे गलवानोमीटर की सुई हिलेगी। यही तो है डिफ्लेक्शन इन गलवानोमीटर नीडल इज बेसिकली डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गलवानोमीटर की सुई में जो डिफ्लेक्शन होती है, गलवानोमीटर की सुई जो हिलती है, यही तो डिटेक्टर है। इलेक्ट्रॉन की डिटेक्शन ऐसे ही होती है। ठीक है, अब हमने बच्चों क्या देखा? डेविसन जर्मर ने ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट वोल्टेज पर किया, डिफरेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक होती है ये वाली वोल्टेज, जिसको छोड़ दें, इसकी नहीं। ये सेंटर में एक वोल्टेज लगाई होती है हमने इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज़ करने के लिए। ये इधर लगी होती है, ये एक सिलेंडर लगा होता है ऐसे, इधर एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हम लगा देते हैं, तो ये प्लस प्लस लगा देते हैं बच्चों। ये भी बैटरी का प्लस, ये प्लस। तो आपने जैसे CRO में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रॉन आते हैं, आगे कुछ पॉजिटिव नोड होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दौड़ता है पॉजिटिव की तरफ, इसकी स्पीड बढ़ती है। तो अक्सर इलेक्ट्रॉन की स्पीड को तेज़ करने के लिए ना, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया जाता है, पॉजिटिव बिहेवियर रखा जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन स्पीड पकड़े, ज़रा तेज़ हो जाए थोड़ा। इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकला, आगे रास्ते में थोड़ा पॉजिटिव बिहेवियर होगा तो ये ऐसे शूट करेगा, तेज़ होगा। इसे कहते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। बच्चों डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उनके रिजल्ट हैरान कुन नज़र आए। क्या रिजल्ट नज़र आए? देखें, ये इलेक्ट्रॉन आए। अब बड़ा बात गौर से सुनना है, इसके असल कॉन्सेप्ट में अक्सर बच्चों को जो है ना वो गलती होती है, बल्कि होता ही नहीं है स्टूडेंट्स के पास। मैं अब आपको इसका बिहेवियर समझाने लगूँ, कहाँ पर वेव नेचर है। ये जो डिटेक्टर है ना, ये डिटेक्टर मूव कर सकता है। इन्होंने डिटेक्टर पूरा मूव करवाया, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, इधर रखा, ऐसे मुख्तलिफ जगहों पर मूव करवाया।
कहीं पर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, कहीं पर कम थी। किसी जगह पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, किसी जगह पर कम थे, ज़्यादा थे, कम थे। दिस इज मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, यही तो बिहेवियर है वेव का। इलेक्ट्रॉन ब्राइट फ्रिंज भी बना रहे थे, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमा भी कर रहे थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कर रहे थे, डिस्ट्रक्टिव भी कर रहे थे। अब ये कैसे हो सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। एक मटेरियल पार्टिकल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हमने डिटेक्टर से देखा किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा थी, डिफ्लेक्शन ज़्यादा थी, फिर कम थी, ज़्यादा थी, कम थी, ज़्यादा थी, यानी हमें मुख्तलिफ बिहेवियर मिला, बिल्कुल वैसा बिहेवियर जैसे डाइफ्रैक्शन का बिहेवियर होता है, ये इंटरफेरेंस का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते तो वो कभी भी ये बिहेवियर ना, देखो पार्टिकल होता क्या, पार्टिकल होता है कि टकरा के किसी एक जगह पर ही आना था ना बच्चों। आप गेंद है, गेंद को फेंकी जाओ, वो टकरा के एक जगह आएगी ना। ऐसे यूं समझ ले मैंने 20 गेंदें फेंकी हैं एक सरफेस पर, 20 गेंदें आई टकरा के, कहीं पर वो गेंदें कैंसिल हो गई हैं, कहीं पर गेंदें बढ़ गई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मटेरियल होता तो वो ये बिहेवियर शो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन मटेरियल नहीं है, वेव है। अच्छा एक और चीज़ सुनो, यानी हमें सारी की सारी जगह पर इंटेंसिटी मिली है। गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन हर जगह पर हुई है। यहाँ से मैंने गैल्वानोमीटर को चलाया, यहाँ तक लेके आया, हर जगह पर डिफ्लेक्शन हुई है। कहीं पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा थी, कहीं पर कम थी। इसको हमने उसी सिनेरियो में लिया है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ब्राइट डार्क, मैक्सिमा मिनिमा, वही तो होता है। चलिए अब आप लोगों के ज़हन में आ रहा हो सर इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कोई टकरा गए, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। ये तो आम सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह ज़्यादा हो जाए, एक जगह कम हो जाए। बच्चों यहाँ तक बात नहीं रुकी है, इससे अगली कहानी सुनो जो मैं बताने लगा हूँ, जो किताब के अंदर नहीं है। लेट सपोज, एक लम्हे के लिए सपोज करो मैंने इसके आगे एक फ़िल्टर लगा दिया। इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप के आगे मैंने एक फ़िल्टर लगाया। कोई ऐसी चीज़ हमने बना ली कि हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस फिलामेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकला। सपोज करो कि हमने यहाँ पर आगे कोई ऐसी मशीन लगा ली, चलो बना ली मशीन, नहीं है बनाई मशीन, वो मशीन का काम था उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। इस फिलामेंट से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकला, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन निकला। वो इलेक्ट्रॉन निकल से टकराया, टकरा के डिटेक्टर में गया। हमने इस डिटेक्टर को यहाँ से चलाना शुरू किया, चलते चलते यहाँ तक लाया। हर जगह पर इलेक्ट्रॉन था। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन इधर भी थी, इधर भी थी, इधर भी थी, इधर भी थी, इधर भी थी। एक इलेक्ट्रॉन इतनी जगह कैसे जा सकता है? इसका मतलब अच्छा क्या इलेक्ट्रॉन टूट गया होगा? सर निकल से टकराया, टुकड़े टुकड़े हो गए। इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है जो टूट नहीं सकता, सब एटॉमिक पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन भी जब आया तो पूरी जगह पर हमें डिफ्लेक्शन मिली। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, वो वेव बन गया और वेव फैल गई। यही तो है कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता बच्चों, एक जगह टकरा के पार्टिकल सिर्फ एक जगह आता है। इधर इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए मुझे, इधर नहीं मिलना चाहिए, फिर इधर भी नहीं मिलना चाहिए, इधर भी नहीं मिलना, मुझे तो सारी जगह ही डिफ्लेक्शन मिल रही है। सारी जगह डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर भी है, एट द सेम टाइम इधर भी है, एट द सेम टाइम इधर भी है, इधर। ये कैसे हो सकता है? ये है दुनिया का कमाल। इसे कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स और इसे कहते हैं डी ब्रोई हाइपोथेसिस। अजीबोगरीब किस्म की चीज। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, इलेक्ट्रॉन वेव भी है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन यहां से टकरा के आया तो वो एक जगह पर मिलना चाहिए, हमें एक जगह नहीं मिलता, हमें सारी जगह मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन वेव बन गया है ना। वेव हमें हर जगह पर मिलती है, कहीं इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। वेव होती है जिसकी इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा कहीं कम है। तो ऐसे ही है, हमें कहीं इंटेंसिटी ज़्यादा मिली, कहीं कम मिली। सबसे ज़्यादा जो हैरानकुन रिजल्ट हमें मिलते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर मिलते हैं। और वो वोल्टेज कितनी है? तो आंसर है 54 वोल्ट। वैसे ये डाइफ्रैक्शन के रिजल्ट इंटरफेरेंस के तो हर वोल्टेज पर ही हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट रिजल्ट हमें जो मिले ना, वो एक वोल्टेज है 54 वोल्ट। इस पर सबसे बेहतरीन रिजल्ट हमें मिला, इस पर सबसे बेहतरीन वेव बिहेवियर हमें मिला। तो हम इसी वोल्टेज को यहाँ पर लिखेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट। लो बच्चों, ये मैंने आपको कुछ इसका सीन समझाया कि वेव नेचर कैसे है। तो इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल होता तो वो सिर्फ किसी एक जगह पर कलेक्ट होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो बिखरता है, वो वेव की तरह होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स है। तभी हमें पूरी सारे स्केल के ऊपर हमें इलेक्ट्रॉन मिला है।
ये इसका वेव बिहेवियर है। ठीक, चलिए अब हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे, थ्योरेटिकल भी निकालेंगे, दोनों को मैच करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा आ जाए एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ। बच्चों इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2v लिख सकते हैं। स्पीड का v छोटा, पोटेंशियल का v बड़ा। ठीक हो गया जी बच्चों। दोनों तरफ ज़रा m से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m। ये बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर, यहाँ बन गया 2mve। ठीक है, इंग्लिश मारने की ज़रूरत तो नहीं है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय m, नहीं इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, ये समझ लग रही है। हमने इसे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, मेरी शक्ल आ रही है कि नहीं? हाँ, ये शक्ल आना ज़रूरी है क्योंकि अक्सर बच्चे समझते हैं सर गैप से आवाज़ आ रही है, एक हाथ अंदर आता है लिख के चला जाता है, फिर एक हाथ आता है लिख के चला जाता है। चले तो m स्क्वायर बोलना नहीं, m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv इंटू ई। बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ mv इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2mve। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर भी एक इंग्लिश का सेंटेंस फेंका जा सकता था, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, लेकिन हमने इससे परहेज़ किया है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बाज़ का ज़्यादा इंग्लिश बोलो तो ज़ुबान दांतों के नीचे आ जाती है, लकवा भी हो जाता है, इसलिए परहेज़ करना। एम वी इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2mv इंटू ई आ गया। सही है। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए, हाँ जी डी ब्रोए क्या है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। जी बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, बच्चों एम वी की जगह लिख सकते हैं। देखो मैंने एम वी बनाना था, एम वी स्क्वायर था ना, मैंने एम से ज़रब दे के पहले दोनों स्क्वायर ले लिए, फिर जज़र ले लिया, तो एम वी किसके इक्वल आ गया? ये 2mve, ये सही है। तो देखो डी ब्रोए के ही फार्मूले को थोड़ा सा हमने चेंज करके ये बना दिया, ये समझ लगी? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mv इंटू ई आ गया। उसको ज़रा लॉक करो यार, 2mv इंटू ई। जी बच्चों हो गया है। यार तलहा तेन जिंदगी च लोक लाना नहीं अजे तक आया। चलो बैठ जाओ, तस्में खुद बंद करते हो शूज़ के। मुझे तो लगता है किसी और से करवाते। लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2mv इंटू ई। बच्चों यहाँ पर ज़रा वैल्यूज़ पुट करें। लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 10 रेज़ की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2m, 2 मल्टीप्लाई मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 31। ज़रा पोटेंशियल किस वोल्टेज के ऊपर हैरान कुन रिजल्ट मिले हैं, सबसे बेहतरीन रिजल्ट है, दिस इज मैजिक वोल्टेज। ये थी वो मैजिक वोल्टेज डेविसन जर्मर की जिस पर जादुई रिजल्ट मिले हैं। वेव नेचर हर जगह पर ही है, वेव नेचर उसको हर वोल्टेज पर है, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट जो मिले हैं वो 54 वोल्ट पर मिले। ठीक है, तो V 54 हो गया, आगे E है, E कितना होता है 1.6 10 रेज़ की पावर माइनस 9। ठीक हो गया, 10 रेज़ की पावर माइनस 19 चार्ज। बच्चों यहाँ से इन सारी रकमों को किसी दिन आपने घर बैठ के ना 23 मार्च की छुट्टी आ रही है उसमें ये सारी ज़रब देनी है, आंसर निकलेगा 1.666 10 रेज़ की पावर माइनस 10 मीटर। दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ। ये वेवलेंथ इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए निकाला। अच्छा, हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डाइफ्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही मिली है जैसे एक्सरे वाली थी। एक्सरे डाइफ्रैक्शन या क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन भी इसको कहते हैं, डाइफ्रैक्शन थ्रू निकल क्रिस्टल। हम देखना चाहते हैं कि एक्सरे डाइफ्रैक्शन को जिस फार्मूले के जरिए हमने पढ़ा था, अगर डेविसन जर्मर कहते हैं कि ये डाइफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस वैसी है जैसे एक्सरे वाली है, तो जिस फार्मूले से एक्सरे को पढ़ा था उस फार्मूले से देखते हैं वेवलेंथ क्या निकलती है। वो फार्मूला क्या था? अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन
हाँ जी, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन। जी बच्चों, ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स ब्रादरान, WH ब्रैग, WL ब्रैग, इन्होंने एक्सरे डाइफ्रैक्शन या इन्होंने क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन को डिस्कवर किया था। मुख्तलिफ क्रिस्टल्स पर इन्होंने एक्सरे की डाइफ्रैक्शन को स्टडी किया था। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन फार्मूला होता है 2D साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। पूरे 9वें चैप्टर में एक फार्मूला था जिसमें 2 आता था, बाकी सारे d साइन थीटा होते थे, इसमें सिर्फ 2 आता था। 2D साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। बच्चों यहाँ पर d क्या है? d है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। d का नाम है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। एटम की एक लेयर, एटम की दूसरी लेयर, उन दोनों लेयर्स के दरमियान जो फासला होता है। क्रिस्टल्स है ना, क्रिस्टल्स में एटम्स होते हैं, एक लेयर एटम की, दूसरी लेयर एटम की, उन दोनों के दरमियान जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इसको डी कहते हैं। ये डी है बच्चों। यहाँ पर ये थीटा, ये एंगल है, इसको नाम देते हैं हम ग्लेंसिंग एंगल। ग्लेंसिंग एंगल मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम का क्रिस्टल्स के साथ जो एंगल बनता है, क्रिस्टल की लेयर के साथ जो एंगल बनता है, उसको हम कहते हैं ग्लेंसिंग एंगल, या यूं कह सकते हो एंगल सबटेंडेड एट शाइनिंग सरफेस। जब इलेक्ट्रॉन बीम आती है ना तो निकल की सरफेस पर शाइन बनती है, तो शाइनिंग सरफेस पर जो एंगल होता है उसे ग्लेंसिंग एंगल भी कहते हैं। ये ग्लेंसिंग एंगल है, m ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, लैम्डा वेवलेंथ। चले फर्ज करें फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन। हाँ जी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर बच्चों m किसके इक्वल होगा? 1 के। तो फार्मूला बन गया 2D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा m1। अब ज़रा वैल्यूज़ पुट करो, निकल के एटम्स की लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो जो एंगल थीटा था उसे लिखें तो कुछ आंसर तो निकलेगा। चले ज़रा देखें, लैम्डा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डी कितना है 0.91 10 रेज़ की पावर -10 इंटू साइन थीटा। ये एंगल उसने मेजर किया तो एंगल था 65 डिग्री, 65 डिग्री, साइन 65 डिग्री। इन सब को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर निकलता है 1.65 10 रेज़ की पावर -10 मीटर। दिस इज थोरेटिकल वेवलेंथ। तो देखो ब्रैग्स इक्वेशन या क्रिस्टल डाइफ्रैक्शन में जो फार्मूला हम पढ़ते होते थे, ब्रैग्स इक्वेशन, उस फार्मूले से भी हमने देखा तो हमारा आंसर तकरीबन वही निकला जो एक्सपेरिमेंट से निकला। इसका मतलब ये हुआ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और थ्योरेटिकल रिजल्ट दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वाकई ही वेव नेचर रखता है और इलेक्ट्रॉन वैसे ही डाइफ्रैक्शन करता है जैसी डाइफ्रैक्शन एक्सरे ने की थी। इससे प्रूव हुआ कि डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक है। इनसे निकाली गई वेवलेंथ और डाइफ्रैक्शन का असल फार्मूला जो वेव डाइफ्रैक्शन का फार्मूला है उससे निकाली गई वेवलेंथ दोनों बराबर है। इसके बाद बच्चों फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे भी मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ हमने इनकी भी वेव नेचर को प्रूव किया गया। हाइड्रोजन की, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सभी को फिर ये फैसला हो गया दुनिया के सारे मटेरियल पार्टिकल जो होते हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। जब वो चलते हैं तो वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। ये मटेरियल भी है, ये वेव भी है। तो डी ब्रोए का कॉन्सेप्ट ठीक है। फिर डी ब्रोए को देखो, दुनिया में ये भी एक किस्म की लक होती है, एक बंदे को अपने हाइपोथेसिस के ऊपर ही नोबेल प्राइज़ मिल गया। वैसे ऐसी बात सोचना भी तो एक कमाल दर्जे की हैसियत है। प्लांक्स भी यही था, प्लांक्स ने भी एजम्पशन ही की थी ना कि लाइट एनर्जी पैकेट होते हैं, फोटोन है। एक्सपेरिमेंट तो बाद में हुआ। तो डी ब्रोए को भी अपने हाइपोथेसिस के ऊपर नोबेल प्राइज़ मिला। डेविसन जर्मर को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। जे थॉमसन के बेटे को, जीपी थॉमसन को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल प्रूव करने पर, इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर साबित करने पर इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, इधर देखें भाई, एक छोटा सा टॉपिक है वेव नेचर। चलिए इसको नोट करना है तो ये आप वीडियो को रोकें और इसको नोट करें, जो लिखना है लिख लें। ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है। ठीक है जी, कर लिया नोट? चलो वीडियो पास करने के बाद नोट करो, फिर आगे चलो। चलिए मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। वेव पार्टिकल डुअलिटी बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद वेव पार्टिकल डुअलिटी ये क्या होती है? अब देखें, हम जिस नतीजे पर पहुंचे हैं ना, हमने ये चीज़ें अब पढ़ ली हैं
दुनिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसमें लाइट आती है, लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसकी भी दो नेचर होती हैं, ये वेव भी है, ये पार्टिकल भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे हम लाइट कहते हैं, लाइट वेव नेचर भी रखती है, लाइट पार्टिकल नेचर भी रखती है, इसकी नेचर डुअल होती है, ठीक है। अभी हमने प्रूव किया कि दुनिया के जितने मैटर हैं, मैटर मटेरियल पार्टिकल, इनकी भी डुअल नेचर होती है। ये पार्टिकल तो हैं, ये पार्टिकल तो हैं, इसके साथ साथ ये एक और बिहेवियर रखते हैं, इनको वेव बिहेवियर भी कहते हैं ना। तो ये पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करते हैं, ये वेव के तौर पर भी बिहेव करते हैं। तो बच्चों दो चीज़ें हो गई हैं, लाइट की नेचर भी डुअल होती है एक चीज़, उसके बाद दुनिया का हर मटेरियल जिसमें हम खुद भी शामिल हैं, जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जिसका मैस होता है, सारे मटेरियल पार्टिकल वो भी डुअल नेचर रखते हैं, वो पार्टिकल भी हैं, उसके साथ साथ वो वेव भी हैं। तो फिर इसका मतलब है दुनिया में कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी डुअल नेचर होती हैं? तो दो। नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक चीज़। नंबर 2 मैटर, मटेरियल, मैस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की भी डुअल नेचर होती है, हर मैस मटेरियल पार्टिकल की भी डुअल नेचर होती है। तो सिर्फ लाइट की डुअल नेचर नहीं होती है, ये नहीं कहना सिर्फ लाइट की डुअल नेचर। डुअल नेचर दुनिया में दो चीज़ों की होती है। नंबर 1 आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट, और दूसरे नंबर पर मटेरियल, मैटर। बच्चों लाइट वेव है, कौन सा फिनोमेना है जो इसको वेव नेचर प्रूव करता है? तो आंसर है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस लाइट को वेव नेचर प्रूव करता है। बच्चों डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना, डाइफ्रैक्शन जो होती है ये भी लाइट को वेव नेचर प्रूव करती है। कौन सा फिनोमेना ऐसा है जो लाइट को पार्टिकल नेचर प्रूव करता है? तो अभी हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को पार्टिकल नेचर प्रूव करता है। कॉम्पटन्स इफेक्ट लाइट को पार्टिकल नेचर प्रूव करता है। ये सारे पार्टिकल नेचर वाले। इसी तरह से आ जाए दुनिया में मटेरियल पार्टिकल, मैटर, जैसे इलेक्ट्रॉन का मैस होता है, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जे थॉमसन। देखो इसने चार्ज टू मैस रेशो निकाली थी, चार्ज टू मैस रेशो, तो मैस आ गया ना। जे थॉमसन ने तो प्रूव किया इलेक्ट्रॉन मैस होता है, मटेरियल। इसी के बेटे ने प्रूव किया है जेपी थॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल नहीं है बल्कि वेव है। तो डेविसन, जर्मर, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट जिसमें चार्ज टू मैस रेशो होती है, ये हमें साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल है। लेकिन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और जीपी थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, प्रूव करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है। तो यानी अब हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि लाइट वेव है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव है। लाइट पार्टिकल है, ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रूव है। दुनिया का हर मटेरियल तो है, उसके साथ साथ वो वेव है हमारे पास, पार्टिकल, इनके दोनों के प्रूव है। तो फिर बच्चों नील्स बोहर ने एक प्रिंसिपल कहा था, कंप्लीमेंटैरिटी प्रिंसिपल, ये बोहर्स ने दिया था। देखो दुनिया में ना बच्चों ग्रुप बन गए थे, दुनिया में दो ग्रुप बन चुके थे। कुछ लोग लाइट को वेव मानते थे, कुछ लोग लाइट को पार्टिकल मानते थे। दुनिया में कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो मटेरियल को सिर्फ पार्टिकल मानते थे, कुछ वेव मानने लग गए थे। दुनिया में दो ग्रुपिंग हो गए थे। फिर उसके बाद बोहर्स आया, बोहर्स ने एक प्रिंसिपल दिया। इसने कहा कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपस में। ये हकीकत है, ये इस कायनात की, इस यूनिवर्स की तल्ख हकीकत समझ लो कि इनका दोहरा मेयार होता। जिसने अपने प्रिंसिपल में कहा, उसने कहा कि अगर आप समझना चाहते हो रेडिएशन को मुकम्मल, अगर आप मैटर को समझना चाहते हो, तो इनके दोनों बिहेवियर को ज़हन में रखना पड़ेगा। लाइट को वेव भी मानो, लाइट को पार्टिकल भी मानो, मैटर को पार्टिकल भी मानो, वेव भी मानो। दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट ज़हन में रखोगे तो फिर कंप्लीट अंडरस्टैंड करोगे। तो अगर आप कंप्लीट अंडरस्टैंड करना चाहते हो रेडिएशंस और मैटर को, तो इनकी दोनों बिहेवियर को ज़हन में रखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है, दुनिया में अभी तक कोई ऐसा सिंपल एक्सपेरिमेंट नहीं बना जो एक ही वक्त में दो नेचर साबित करे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रॉन के सामने डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखोगे ना, इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन करेगी, वेव है, सिर्फ वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन के सामने लाइट के सामने डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग रखोगे, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग,
लाइट की वेव्स डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग से जाएंगी, फ्रिंजेस बनाएंगी, वेव है। लाइट के सामने मेटल सरफेस रखो, वो उठा के इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकेगी पार्टिकल। एक वक्त में एक एक्सपेरिमेंट एक नेचर साबित करता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरा करता है। देयर इज नो सिंगल सिंपल एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्स द बोथ नेचर। हमारे पास कोई सिंगल सिंपल एक्सपेरिमेंट नहीं है जो एक ही वक्त में दोनों नेचर बताए, ऐसा हो नहीं सकता। एक एक्सपेरिमेंट एक नेचर बताता है, दूसरा एक्सपेरिमेंट दूसरी बताता है। हाँ, ये कन्फर्म है कि दुनिया में इन दोनों की डुअल नेचर होती है। इस बिहेवियर को कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो वेव की तरह चलता है। इलेक्ट्रॉन जब किसी सरफेस से टकराता है तो पार्टिकल बन जाता है। लाइट चलती है तो वेव है, जब लाइट किसी मेटल से टकराती है, इंटरेक्ट करती है, तो वो पार्टिकल बन जाता है। एक ही वक्त में इनके पास वेव वाला बिहेवियर भी है, पार्टिकल वाला बिहेवियर भी है। ये है कुदरत का एक हसीन नज़ारा। दिस इज मॉडर्न फिजिक्स। एक चीज़ एक वक्त में दो बिहेवियर रख रही है। कब कौन सा साबित करना है, कब कौन सा शो करना है, ये उसके ऊपर है। कभी वो वेव प्रॉपर्टी शो करती है, कभी वो पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करती है। दिस इज नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद ना एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टॉपिक है बच्चों, उसको ज़रा रीड कर लेना, वो रीडिंग वाला ही है। उसमें देखें कोई एमसीक्यूज पॉइंट होंगे तो आपने अंडरलाइन कर लेने। फिर लास्ट पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको और इसके साथ कुछ एक्सरसाइज है वो हम करेंगे तो हमारा 19 चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।